101 के जो अपडेटेड हैंडआउट्स हैं उसमें से आपने जो फाइनल टर्म के लिए कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स मैंने बता चुकी हूँ। तो तुम लोग जो पूछ रहे थे उसके लिए मैंने ना सिर्फ टॉपिक्स मैंने बताना है, मैं समझाऊंगी नहीं, ठीक है। आपको बताऊंगी कि आपने स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। इसके इतने ज़्यादा मॉड्यूल है, यानी ये बुक बहुत लंबी है, आप इसको सारा नहीं पढ़ सकते। तो पहले तो इस मॉड्यूल 147 में है लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज़। इसकी आप लोगों को एग्जांपल्स आने चाहिए, ठीक है। लिस्ट क्या होती है, स्टैक्स क्या होती हैं, क्यूज़ क्या होती हैं, इस टॉपिक में से आपको इसकी एग्जांपल्स करनी है और वो आप इधर से ही कर सकते हो। इसके अलावा है LIFO, ठीक है। ये मुखफ़िफ़ आपने याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन लाजमी आता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट ये क्या है। तो ये आप लोगों ने भी याद रखना है इस टॉपिक में से। आगे वही उन्होंने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट 148 है ट्रीज़ क्या होते हैं, डेटा ट्रीज़ क्या होते हैं। बहुत आसान है, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी डेटाबेस में ट्रीज़ क्या होती हैं, नोड क्या होता है, रूट नोड क्या होता है। बहुत ही आसान है, ये आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा रीड करनी है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है 149 पॉइंटर्स। पॉइंटर की भी आपने तारीफ़ करनी हो, इसका एक बेनिफिट पढ़ लें बस। और कोई मतलब बेनिफिट का मतलब इसका यूज़ है। अगर वो पूछ लेता है फ़लाँ चीज़ की डेफिनेशन करें और इसके बेनिफिट बताएं, तो उस चीज़ की डेफिनेशन करने के बाद जो इसका इस्तेमाल होता है वही बेनिफिट बना दिया करें, और जो बेनिफिट होता है ना तो वही इस्तेमाल बना लिया करें। यानी आपने मॉडिफाई करके अपने आंसर को जो भी आपके पास नॉलेज है उसको अपने आंसर के मुताबिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि ये ज़ूलॉजी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए कंप्यूटर जो है मुश्किल है, वो ये ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ये उनके लिए ट्रिक्स है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस की जो सिस्टम है उसकी आपको एग्जांपल आनी चाहिए। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस 2 3 4 लाइनें कर लें, और एप्लीकेशन आ जाए तो वो भी वही सिग्निफिकेंस ही बेशक लिखा है एज एप्लीकेशन करके, ठीक है। ये वाला भी हो गया टॉपिक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेटाबेस सिस्टम रोल ऑफ स्कीमा की तारीफ़, ठीक है, कि क्या होती है। इसमें हाईलाइटर ये लिखी हुई है कि स्कीमा क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है एंटायर डेटाबेस की, और इसका रोल क्या है। बस ये 3 से 4 लाइनें आपने करनी है। इतना ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि हमने एक एक टॉपिक को लेक्चर लेना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने ये स्मार्ट स्टडी करनी है। और जो MCQs है वो आपकी ग्रैंड क्विज़ की फ़ाइल एक मेगा बनी हुई है, वो उठाएं और उस MCQs को अच्छे से तैयार कर लें, उधर से आपके MCQs हो जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DMS, ये एज एब्रीविएशन है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़र जो है उसका ताल्लुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और वो यूज़र जो यानी हम लोग जो हैं, ये हम लोग क्या यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और एक्चुअल डेटाबेस को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ी ना स्मार्ट स्टडी किया करो। अगर वैसे पढ़ने बैठ जाए तो ये इसका सिलेबस ही आप लोगों से कवर ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वही है, ठीक है। इसके बारे में अक्सर MCQs आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होती है। हाँ ना होनी चाहिए, कुछ भी लिखा है, लेकिन आप लोगों ने, मैं ये ट्रिक्स बता रही हूँ आपको कि आपने पेपर खाली छोड़ के नहीं आना। डेटाबेस जो सिस्टम्स हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर जो यहाँ पे ये रिलेशंस, ठीक है, ट्यूपल और एट्रीब्यूट्स, ये आप लोगों ने तीनों जो है टर्म्स है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, इसकी डेफिनेशन करके ये तीनों टर्म्स जो हैं इनकी भी डेफिनेशन करके याद रखना है कि ये क्या होता है। और इसके बाद आ जाता है डेटाबेस इश्यूज ऑफ रिलेशनल डिज़ाइन, ये नहीं आएगा इंशाल्लाह। आगे आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, डेटाबेस सिस्टम रिलेशन ऑपरेटर्स, ये डेफिनेशन करनी है आपने। सिलेक्ट ऑपरेटर्स, ये जो सिलेक्ट ऑपरेटर्स है इसको आपको ये इंटीग्रेट इस तरह करना आना चाहिए, ठीक है, एग्जांपल्स के जरिए। तो एग्जांपल्स करोगे तो आपको ये सिंटैक्स जो लिखना है ना, सिंटैक्स ये आपको लिखना आना चाहिए। आप इस पे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें किसी भी प्रोग्रामर की जो प्रोग्रामिंग पढ़ाता है कि किस तरह किसी भी वर्ड का सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये इधर लिखा हुआ है एम्प्लॉय, ठीक है, इसका सिंटैक्स किस तरह लिखना है वगैरह वगैरह, ये आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये आप इधर से पढ़ते जाएं, और जो चीज़ें आपको लगता है यहाँ से समझ नहीं आ रही उसकी शॉर्ट वीडियोस आप यूट्यूब से देख लिया करें। यूट्यूब जो है उससे में आपको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं, समझ आ जाती है। इस तरह ये नीचे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं प्रोजेक्ट की, जॉब टाइटल की, कि इस तरह आपका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे। इस पे भी 2 नंबर कहा जाता है कि फ़लाँ ये चीज़ है, या वर्ड पाकिस्तान है, या वर्ड जो है इंडिया है, या कुछ भी वर्ड है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसका सिंटैक्स लिखें, ठीक है। डेटाबेस में जॉइन ऑपरेटर्स सिर्फ आपने ABC वो जो हैं गेट्स हैं वो आप लोगों ने एज ए रिलेशन याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं इसमें करना। ये जॉइन ऑपरेटर्स का भी उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को सिंटैक्स जो है
वो चेक करवा के लिख के दिखाया हुआ है। तो वो आपने सिंटैक्स लिखना खुद ही सीखना है, ये कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेटाबेसेस की सिस्टम की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स कितनी है, और टाइप्स के बाद हर टाइप की डेफिनेशन, बस डेफिनेशन 2 लाइनों की और दो यूज़, यानी एक पैराग्राफ भी नहीं इस पे बनेगा, 5-6 लाइनें बनेंगी, वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। और ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, इसमें क्या क्या होता है, ये किस तरह उसके साथ काम करता है, ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस है इसकी एग्जांपल्स कर लेनी है। वो पूछ लेता है कि ये जो एग्जांपल है ये किस डेटाबेस सिस्टम की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नॉन ओरिएंटेड है, किसकी। नेक्स्ट आ जाता है मैनेटस डीबी इंटीग्रिटी, यानी डेटाबेस जो सिस्टम होते हैं उनकी इंटीग्रिटी को, ठीक है, सिक्योरिटी को, फेस टू फेस इंक्रिप्शन को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है। तो वो भी इधर सिर्फ 2 लाइनों पे आप लोगों ने याद करना है। होप सो ये नहीं आएगा, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आ जाओ प्रोटोकॉल, वैसे अगर रोल बैक प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी डेटाबेस सिस्टम का हिस्सा है। कमिट पॉइंट और रोल बैक, यहाँ पे ये 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं। जहाँ पे देखा करें इन हैंडआउट्स में आगे हाईलाइटेड हैं जो कि इम्पोर्टेंट से करने वाली, ब्लैक कलर में ना वो टर्म्स हाईलाइट है, ये आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। उसके अलावा आप लोगों के साथ इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम्स किस में होते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं। इसके बाद यानी ये डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो लॉकिंग में एरर आ जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम एंड लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप लोगों ने बता देना है, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। और ये पूरा पैराग्राफ इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और ये पता नहीं आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं ये क्या प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें सिंपल सी बातें होती हैं, ये बातें मतलब समझने वाली उन्होंने डेफिनेशंस वगैरह बताई होती हैं, वो आप लोगों ने याद करनी। उसके बाद आ जाता है सिक्वेंशियल फाइल्स, ये भी आपने लाजमी करनी है, एज ए इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। सिक्वेंशियल फाइल में जो भी हमारे पास कोई भी वर्ड है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेटाबेस, ये एक वर्ड है, ठीक है, इसको कोडिंग, इस वर्ड की प्रोग्रामिंग में कोडिंग करके एक फ़ाइल बनाई जाती है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। वो कोड कौन कौन से हो सकते हैं, ASCII कोड हो सकते हैं या यूनिकोड हो सकते हैं, ठीक है। तो सिक्वेंशियल फाइल्स की क्या आप लोगों ने करनी है डेफिनेशन, डेटाबेस में इसका एक यूज़ बता दें और किस कोड में यूज़ होते हैं, ये दोनों कोड के नाम बता दें। उसके बाद आ जाता है एंड ऑफ फाइल, लाजमी आपने ये वाला जो एब्रीविएशन है वो याद रखना है, EOF स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल, ठीक है। और इधर एसेंशियल जो डायरेक्टरी है इसको क्या बोलते हैं, ये एक डायरेक्टरी है, ये आप लोगों ने स्पेशल रिकॉर्ड के तौर पे ये इस्तेमाल होती है, ये आप लोगों ने क्या करनी है, माइंड में रखनी है इसकी डेफिनेशन। इंडेक्स डिड फाइल, ये भी आप लोगों ने क्या करना है, एक इंडेक्स फाइल क्या होती है और इंडेक्स किसको बोलते हैं, यहाँ ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बस इतनी अंदर से आप लोगों ने करनी है, पूरी आपने ये कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपने बैठना है ध्यान से 1-2 घंटे इस पेपर को लिए। अगर आप 1 घंटा भी चाहें तो 1 घंटे में भी, 2 घंटे में भी आपको ये पेपर इजीली तैयार हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हैश फाइल्स किस बोलते हैं, हैशिंग से बोलते हैं, हैशिंग फंक्शन क्या होता है, बकेट्स क्या होती हैं, हैश टैग क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, हैश फाइल क्या होती है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने उसकी एक क्या बोलना है, ये तारीफ़ कर लेनी है डेफिनेशन। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते, सिंपल यही टर्म्स गूगल पे लिखे हैं, वहाँ पर इजी वर्डिंग में है, आप गूगल वाला भी लिखा हो ना, लेकिन आप उसी की डेफिनेशन टू द पॉइंट लिखा हो, कोई भी एग्जामिनर आपको जो है ना चेकिंग करने वाला फेल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कोई एग्जांपल नहीं इसकी करनी जो इन्होंने नीचे हैशटैग की दी हुई है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा मीनिंग क्या होता है, ये भी शॉर्ट सी है, बहुत आसान है, ये भी आप लोगों ने याद रखना। और बायोलॉजी वालों को एज ए ये डेटा मीनिंग जो है ये बायोलॉजी में भी टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वहाँ पे भी उसके हवाले से भी आप इसको कंप्यूटराइज्ड कर यूज़ में इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, डेटा मीनिंग आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद आ जाता है 168 मॉड्यूल, इसमें डेटा मीनिंग की एग्जांपल दी हुई है, इसमें कुछ उन्होंने इम्प्लीकेशंस दी हुई हैं जो कि उन्होंने टर्म्स यूज़ करके बताई हुई हैं, यानी डेटा मीनिंग में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, क्लस्टर एनालिसिस का क्या इस्तेमाल है, ये क्या होती है, कौन सा एनालिसिस होता है, एसोसिएशन एनालिसिस क्या होता है, आउटलर एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। ये वाले आपने सिर्फ इनकी एग्जाम्पल कर लेनी, डेटा क्यूब, सिक्वेंशियल पार्टनर जो है एनालिसिस। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी,
पेपर में एक सोशल इम्पैक्ट लाजमी आएगा, या कंप्यूटर साइंस का किसी भी वो डायरेक्शन में पूछ सकता है। कंप्यूटर साइंस का जो है वो हेल्थ के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक के ऊपर, जो इस तरह आपकी बुक में इम्पैक्ट लिखे में वहीं से वो उठा के पूछ सकता है, कोई एक इम्पैक्ट पूछ लेगा। और यहाँ पे डेटाबेस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पूछ रहा है तो वो भी आपने कोई 2-3 जो डेटाबेस के इम्पैक्ट हैं उनको वहाँ पे बुलेट्स में करके लिखाना है। ये कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों ने याद नहीं करना, ठीक है। और इसमें ना एक्ट है, ठीक है, इस पूरे जो है हैंडआउट्स में आपने कंट्रोल F प्रेस करना है और इधर फाइंड के टैब में ACT एक्ट लिखना है। एक्ट लिखोगे, जो जो एक्ट पूरे आपके हैंडआउट्स में जहाँ जहाँ लिखे होंगे ना वो एक्ट आपने याद कर लेने हैं थोड़े बहुत, ठीक है, उनकी लिस्ट बना लेनी है ताकि कोई MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? बहुत आसान है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ईमेल, इसकी एग्जांपल्स में भी आपने एग्जांपल लिखनी है कुछ ना कुछ कि ईमेल ऑटो जो ईमेल होती हैं, जैसे आप लोग वीजू का अपना LMS पासवर्ड जो है रीसेट करते हो तो आपको एक ईमेल फ़ौरन आ जाती है कि अपना रीसेट कर ले पासवर्ड, ठीक है। तो वो जो ईमेल फ़ौरन आती है ना वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, क्योंकि वो सिस्टम जनरेट होती है, उधर कोई बंदा नहीं बैठा होता जो फ़ौरन आपको ईमेल कर देता है। वो सिस्टम पे ऐसा सिस्टम सॉफ्ट बनाया होता है कि अगर आप वहाँ पर कहते हो कि मुझे फॉरगेट पासवर्ड हो गया, मुझे रीसेट करना है, तो वो फ़ौरन फॉरगेट करके आप जब दोबारा पासवर्ड लगाते हो तो वो एक ऑटो जनरेटेड ईमेल आपको पास आती है जिसके जो नीचे लिखा होता है नो रिप्लाई, ठीक है। उसका मतलब होता है कि ये सिस्टम जनरेटेड है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा होती हैं। और ये या आगे उन्होंने इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स ये आप लोगों ने करनी है और ये काफ़ी है आपके। और यहाँ पर उन्होंने बताया होता है ये पिपर रोबोट जो था, ठीक है, उन्होंने एक बताया हुआ है कि एक बेल्जियन हॉस्पिटल था हिस्ट्री में, उधर उस हॉस्पिटल में एक जो था ना पिपर रोबोट वो बनाया गया था। वो रोबोट जो था वो वहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करता था, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि जो बेल्जियन हॉस्पिटल था उसमें कौन सा रोबोट काम करता था, तो आपने इसका याद नाम रखना है पिपर रोबोट। ये वाली इस तरह के अंदर अंदर से वो पूछ लेता है, सारा कुछ नहीं पूछेगा। इसके अलावा जो ये नज़र आ रहा है कि रिसेप्शनिस्ट रोबोट है, एक इसके अलावा एक और रोबोट भी होता था जिसका उन्होंने बताया हुआ कि ये ब्लड वेन से ले सकता है, ह्यूमंस की वेन से, और उसका जो प्रोसेसिंग थी वो एक्यूरेट। ये देखें, ये मशीन के तौर पर जो आपको नज़र आ रहा है ये रोबोट था जो कि वेन से ब्लड भी निकाल सकता था और उसके आगे प्रोसेसिंग करके ब्लड से जो काम करना होता था वो भी करवा देता था। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स बता रहे हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो एजेंट भी इसी तरह जिस तरह ये रोबोट होते हैं वैसे ही उन डिवाइस होते हैं जो कि काम करते हैं और नेचुरल जो है हमें इन्वेंशन देते हैं, वो काम करके देते हैं। ये भी यहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इसकी क्या करनी है आपने एग्जाम्पल। इसके बाद आ जाता है नीचे प्रोसीजरल नॉलेज किसे कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो किससे रिलेट होता है, लर्निंग हाउ। और स्टोरिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब क्या है, लर्निंग व्हाट, ठीक है, ये MCQs में पूछ सकता है। प्रोसीजरल नॉलेज किससे रिलेट करना है, लर्निंग हाउ से, और डिक्लेरेटिव नॉलेज किससे रिलेट करना है, लर्निंग व्हाट से। इसके बाद आ जाते हैं नीचे। मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबी हो और आप लोग जो है कुछ भी टॉपिक्स ना आपका मिस हो, तो आप शॉर्ट सी वीडियो में ही सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है वो यहाँ पर जो भी हाईलाइटेड होंगी, ठीक है, दी टर्निंग टेस्ट वगैरह जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हुआ उसकी आपने सिर्फ नाम लिख देना। टर्निंग टेस्ट क्या था, एक बंदा था एलन टर्निंग, उसने सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है वो किया था और वही उसके नाम उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ठीक है। तो वो वाला प्रोग्राम जो था उसके 1950 में उसने किया था और उस बंदे के नाम पे वो टेस्ट, वो एक स्टूडेंट था उस वक्त, वो बंदा एलन टर्निंग जो था वो उस वक्त स्टूडेंट था, उसका ये प्रोजेक्ट था, उसने प्रोजेक्ट के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया और वो उसका टेस्ट पास हो गया। ये एक टेस्ट देना था उसने, वो टेस्ट पास हुआ तो उसी के नाम पे उस टेस्ट का नाम एलन टर्निंग यानी टर्निंग टेस्ट जो है वो रख दिया गया 1950 में। ये MCQs पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इमेजेस की अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाए मॉडल 175 लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ आपने ये सेमनेटिक एनालिसिस क्या होता है और कंटेक्शन एनालिसिस क्या होता है। अगर आपने पहले ये हैंडआउट्स नहीं पढ़े तो आप इसके इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर उसका कंसेप्ट
आपको बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कंसेप्ट क्लियर करने में, तो आप डायरेक्ट इनकी दो लाइनें की जो डेफिनेशन है वो भी रट्टा मार सकते हैं, ख़ास तौर पर जो कि ज़ूलॉजी के बच्चे हैं जिनको ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल किसे बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन किसे बोलते हैं, ये बहुत आसान है। ये सिंपल, आप इधर से डायरेक्ट आपको इसकी डेफिनेशन नहीं भी मिलती ना, आप गूगल से देख लें, वहाँ पर डायरेक्ट इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आ गया ना, ये मॉड्यूल 176 जो है इसमें बताया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस के सोसाइटी पे इफेक्ट क्या